हेलो प्लेयर्स, जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी सीजन शुरू हो चुका है। इंटर कॉलेजेस में जब जून की छुट्टियों के बाद में कॉलेज खुलते हैं तो जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के पहले सप्ताह में विद्यालयों को खेलों का कार्यक्रम प्राप्त हो जाता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो खेल शिक्षक होते हैं वो अपने अपने विद्यालय में बच्चों की तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के खेल खिलाना, उनकी प्रतिभाओं को छांटना, उनकी प्रतिभाओं को निखारना और फिर उनमें से अच्छे खिलाड़ियों का चयन करके टीम के रूप में बाहर भेजना, ये सब वो करना शुरू कर देते हैं। तो आइए इसी विषय पर हम शुरुआत करते हैं इसके बारे में कि इसमें किन किन विद्यालयों के छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर सकते हैं। तो जीआईसी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं, एडेड विद्यालयों के छात्र छात्राएं या फिर प्राइवेट इंटर कॉलेज के छात्र छात्राएं भी इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। सभी बच्चे ये प्रतिभाग करते हैं। एक चीज और है, इसमें जो माध्यमिक शिक्षा में हाई स्कूल और इंटर हैं, बहुत कम बच्चों को जानकारी होगी कि दोनों क्लासेस में ही गेम्स अनिवार्य हैं। हाई स्कूल में देखा होगा कि जो बच्चे हाई स्कूल करते हैं उनकी मार्कशीट पर एक ग्रेड लिखा हुआ आता है MSPE, मोरल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। तो हाई स्कूल में सभी बच्चों के लिए गेम्स अनिवार्य है। उसके हालांकि नंबर नहीं दिए जाते हैं लेकिन उसका ग्रेड मिलता है। इसी तरीके से इंटर में खेल एवं शारीरिक शिक्षा, गेम्स एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट होता है। उसमें बच्चों को नंबर भी दिए जाते हैं लेकिन वो नंबर एग्रीगेशन में ऐड नहीं होते हैं, पर दोनों में सम्मिलित होना जरूरी होता है। हाई स्कूल की गेम्स परीक्षा में भी और इंटर की गेम्स परीक्षा में भी सम्मिलित होना जरूरी होता है। अगर वहां अनुपस्थित हो जाते हैं तो वो बच्चे फेल माने जाएंगे। अब इन गेम्स में प्रतिभाग करने के लिए छात्र छात्राओं को, चाहे वो विद्यालय स्तर हो चाहे वो नेशनल स्तर हो, किसी भी स्तर पर कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। छात्र छात्राओं का पूरा खर्चा या तो विद्यालय वहन करता है या फिर जिला स्तर से वहन किया जाता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो खेल शिक्षक होते हैं उनको तो जानकारी ऑलरेडी होती है, वो तो ट्रेनिंग करके आते हैं, लेकिन अन्य सभी विषयों के जो भी शिक्षक हैं उनको भी गेम्स की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए कि कभी कभी गेम्स शिक्षक जो हैं वो छुट्टी पर चले जाते हैं या फिर एक एक दिन में दो तीन प्रतियोगिताएं होती हैं अलग अलग विद्यालयों में। तो वहां पर जो प्रधानाचार्य होते हैं या जो प्रधानाचार्य होती हैं विद्यालय की, वो क्या करते हैं कि अन्य विषयों के शिक्षकों को टीम के साथ भेज देते हैं। तो यदि उनको खेलों के बारे में जानकारी होगी तो वो अपने टीम के बच्चों को अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक शिक्षक को गेम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आइए वही जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करता हूं। इंटर कॉलेजों में खेलों की शुरुआत कब से होती है? जुलाई के अंत में या अगस्त के आरंभ में गेम्स की शुरुआत हो जाती है और खेलों की पढ़ाई के साथ साथ खेलों की भी भरमार हो जाती है। बहुत सारे खेल होते हैं जो बच्चों को खिलाए जाते हैं। हालांकि हर विद्यालय हर खेल नहीं खिला पाता है, पर फिर भी कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा गेम्स बच्चों को कराए जाएं। तो देखें खेल कैसे आगे बढ़ते हैं। तो खेल किस किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे होते हैं। तो एक तो होता है विद्यालय स्तर, उसके बाद फिर संकुल स्तर, फिर जिला स्तर, फिर मंडल स्तर, फिर राज्य स्तर और फिर नेशनल। तो देखिए इनमें शॉर्ट में बताता हूं मैं आपको कैसे कैसे होता है। सबसे पहले आता है हमारा विद्यालय स्तर, यानी कि जो विद्यालय के छात्र छात्राएं होते हैं और जो खेलों में विशेष रुचि रखते हैं, उनके लिए विद्यालय के जो गेम्स शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों को खेल खिलाते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको तराशते हैं और फिर जो
अच्छा प्रदर्शन करते हैं बच्चे विभिन्न खेलों में, उनको लेकर अलग अलग गेम की अलग अलग टीमें बनाते हैं वो, और फिर वो टीमें संकुल में प्रतिभाग करती हैं। अब आते हैं संकुल। संकुल क्या होता है? तो देखें, संकुल का मतलब होता है भीड़, क्राउडेड। तो जो निकट के 8-10 स्कूल होते हैं या 6-7 स्कूल होते हैं, संख्या के ऊपर है, तो उन विद्यालयों को मिलाकर एक संकुल नाम दे दिया जाता है। और एक चीज और है, जो बॉयज विद्यालय होते हैं उनका संकुल अलग होता है, और जो गर्ल्स विद्यालय होते हैं उनका संकुल अलग होता है। तो प्रत्येक विद्यालय की टीम संकुल स्तर पर प्रतिभाग करती है। सारे विद्यालयों के छात्रों में जो जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको मिलाकर एक टीम बना ली जाती है, वो टीम कहलाती है संकुल की टीम। अब ये संकुल की टीम जिला स्तर पर प्रतिभाग करती है, और सभी संकुलों की टीमें जिला स्तर पर एक दूसरे के साथ खेलती हैं। फिर वहां वही प्रक्रिया होती है कि जो जो प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनका चयन करके फिर एक टीम बना ली जाती है, और वो जिले की टीम कहलाती है। और ये जिले की टीम मंडल स्तर पर प्रतिभाग करती है। अब मंडल के जितने भी जिले होते हैं, वो प्रत्येक जिला अपनी टीम मंडल स्तर पर भेजता है, और वहां भी वही होता है कि सारे जिलों की टीमें प्रतिभाग करती हैं, आपस में खेलती हैं, और जो जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनका चयन करके फिर एक मंडल की टीम बना ली जाती है। और ये मंडल की टीम फिर राज्य स्तर पर प्रतिभाग करती है। अब राज्य स्तर पर भी वही होता है कि राज्य के जितने भी मंडल हैं, मंडलों की टीमें आपस में खेलती हैं, और वहां भी जो प्लेयर्स, जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनका चयन कर लिया जाता है, और चयन करके एक राज्य स्तरीय टीम बनाई जाती है। जैसे हमारा यूपी है तो एक यूपी की टीम बन जाएगी, हरियाणा अलग स्टेट है तो एक हरियाणा की टीम बन जाएगी, पंजाब अलग स्टेट है एक पंजाब की टीम बन जाएगी। ऐसे ही देश के हर स्टेट की एक एक टीम बन जाएगी, और फिर वो जो राज्य की टीमें हैं वो नेशनल स्तर पर प्रतिभाग करती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिन बच्चों के अंदर खेलों की प्रतिभाएं हैं वो विद्यालय स्तर से लेकर और कहां तक पहुंच सकती हैं, नेशनल स्तर तक पहुंच सकती हैं। और जब वो नेशनल पे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो इंटरनेशनल पर भी खेल सकते हैं। इसमें जो भी खर्चा होता है वो सारे का सारा सरकार द्वारा ही वहन किया जाता है, छात्रों को कुछ भी वहन नहीं करना पड़ता है। किसी भी छात्र छात्रा को कोई भी खर्चा वहन नहीं करना पड़ता है। तो ये तो रहा हमारा विद्यालय स्तर से लेकर और नेशनल तक का सफर। अब देखते हैं कि ये किस तरह से बच्चे प्रतिभाग करेंगे, किस तरह से आयु वर्ग में बांटा जाता है, ये आपको बताते हैं। तो ये खेल छात्र छात्राओं की आयु के अनुसार 3 ग्रुप में बटे हैं। तो जैसा कि देखो, अब इंटर कॉलेज में 6th क्लास के भी बच्चे होते हैं और 12th क्लास के भी बच्चे होते हैं। तो 6th क्लास के बच्चे बेचारे बहुत छोटे होते हैं और 12th क्लास के बच्चे बहुत बड़े होते हैं, तो सबको एक जगह नहीं खिलाया जा सकता। तो इसके लिए बच्चों के 3 ग्रुप बना दिए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है अंडर 14। तो अंडर 14, इसको U14 लिख दिया जाता है, अंडर 14। अंडर 14 में 14 वर्ष से कम के छात्र छात्रा भाग ले सकते हैं। दूसरा ग्रुप है अंडर 17। अंडर 17 का मतलब है 17 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्र छात्रा इसमें भाग ले सकते हैं। और अंडर 19 का मतलब है कि 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे अमुक प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अब आयु की गणना किस तरह से की जाती है, ये छात्र छात्राओं के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। जिस वर्ष गेम हो रहे हैं उस वर्ष के लास्ट दिन तक आयु की गणना की जाती है। जैसे सपोज करिए 2023 में गेम हो रहे हैं, तो जो आयु की गणना की जाएगी वो 31/12/2023 के लिए की जाएगी। उसके अनुसार बच्चे की आयु निकाली जाएगी कि इसकी आयु कितनी बैठ रही है। ये अंडर 14 में खेल सकता है, अंडर 17 में खेल सकता है या अंडर 19 में खेल सकता है।
अब देखते हैं कि छात्र छात्राएं कौन कौन से खेलों में प्रतिभाग कर सकते हैं। तो भैया यहाँ खेलों की भरमार है। छात्र छात्राओं को जो भी खेल आता हो वो हर गेम इसमें मौजूद रहता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने लिख भी दिया है, ये खेलों के नाम मैंने लिख दिए हैं। फुटबॉल, राइफल शूटिंग, ताइक्वांडो, हॉकी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, कबड्डी, बॉक्सिंग, जूडो, तैराकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग, कुश्ती, खो खो, क्रिकेट, जिम्नास्टिक। ये तो रहते ही रहते हैं। इनके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है एथलेटिक्स। मैंने एथलेटिक्स इसमें नहीं लिखा है, उसको आगे लिखूंगा क्योंकि उसका जो कैटेगराइजेशन है वो बहुत सारा है, उसके अंतर्गत बहुत सारी स्पर्धाएं आ जाती हैं, तो इसलिए उसको मैंने नहीं लिखा है। एक अनुरोध उन शिक्षक साथियों से है जो इस वीडियो को देख रहे हो, कृपया इस वीडियो को अपने कॉलेज के छात्रों तक अवश्य शेयर कर दें, जिससे कि जब छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख लेंगे तो उनको बहुत सारी जानकारियां खुद ब खुद हो जाएंगी और जो हमारे व्यायाम शिक्षक हैं उनका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने बाकी आपको गेम सब बता दिए थे। ये एथलेटिक्स छोड़ दिया था चूंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी इवेंट्स आती हैं और उससे पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी शख्सियत से मिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये छात्रों के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ये मिस्टर पंचम सिंह हैं और हमारे शिक्षक साथी हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि छात्र जो है विद्यालय स्तर से हैं, दिखाई नहीं दे रहे? अरे तो पास में आ जाओ। तो अभी अब आ रहे हैं? हाथ जोड़ने तो कोई बनना, वाला तुम कोई बनना, मैं दोबारा कर ना होगा। कोई बनना तो यहीं खड़े हो, पास में और आओ। अच्छा। अब देखो आ रहे हैं भाई। सही है। तो मैंने बहुत सारे गेम्स आपको बता दिए थे पीछे, लेकिन एथलेटिक्स उसमें छोड़ दिया था। उसका एक रीजन था, वो इसलिए छोड़ा था कि मैं आपको एथलेटिक्स की एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूं। तो इन्होंने विद्यालय स्तर से खेलते हुए नेशनल स्तर तक का सफर तय किया था और इन्होंने विद्यालय के साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया था और आज ये हमारे शिक्षक साथी हैं। तो अगला गेम है एथलेटिक्स। अब एथलेटिक्स मैंने अलग इसलिए लिया है चूंकि इसमें बहुत सारी इवेंट्स होती हैं, जो कि मैंने पूरा ये चार्ट बना रखा है सब, और किस ग्रुप के बच्चे किस किस इवेंट्स में भाग ले सकते हैं वो पूरा इसमें चार्ट पूरा मैंने चार्ट में दिया हुआ है। तो देखें, एथलेटिक्स, इसको हम खेलों की रानी भी कहते हैं और इसमें कौन कौन सी स्पर्धाएं आती हैं? दौड़ना, कूदना, फेंकना, चलना, ये सभी एथलेटिक्स के अंतर्गत आती हैं। अब जो हमने आपको 3 ग्रुप बताए थे, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19, ये जो तीनों ग्रुप होते हैं इनको हम सब जूनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग भी कहते हैं इन ग्रुपों को। अब देखें इनमें कौन कौन सी इवेंट्स होती हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये तीनों ही ग्रुप, इन तीनों ही ग्रुप में बॉयज और गर्ल्स दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, ये दोनों के लिए होते हैं। तो देखें, इवेंट्स का नाम मैंने लिख दिया है कौन कौन सी। जैसे ये अंडर 14 के लिए है 100 मीटर की दौड़ है, ये 200 मीटर दौड़, 400 मीटर, 600 मीटर, 80 मीटर पगवाधा, शॉर्ट पुट, इसको गोला फेंक भी कहते हैं, डिस्कस थ्रो, इसे चक्का फेंक भी कहते हैं,
हाई जंप यानी कि ऊंची कूद, लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद, और 4x100 मीटर रिले। तो ये जो इवेंट्स हैं ये आती हैं अंडर 14 के अंतर्गत, यानी कि वो बच्चे जो अंडर 14 आयु वर्ग के अंतर्गत आते हैं इन प्रतिस्पर्धाओं में भाग ले सकते हैं। अगली प्रतिस्पर्धाएं हैं अंडर 17 की। अंडर 17 में कुछ देखिए ज्यादा हैं, जैसे यहां पर एक बहुत बड़ा अंतर था, चौथे नंबर पर देखा यहां, यह है 600 की, और जो जूनियर वर्ग की है वो है 800 की। ये अंतर होता है। गर्ल्स में भी 600 की होती है, 600 मीटर दौड़ होती है अंडर 14 में, लेकिन अंडर 17 में और अंडर 19 में 800 वाली होती है। इसके अलावा ये सब लिखी हुई हैं इवेंट्स, बहुत सारी इवेंट्स लगभग सेम है, बाकी कुछ अलग भी हैं इवेंट्स। ठीक इसी तरीके से सीनियर वर्ग में भी कुछ और ज़्यादा इवेंट्स हैं जो मैंने सारी की सारी लिख दी हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और इस चार्ट के माध्यम से सभी छात्र ये देख सकते हैं कि वो किस किस इवेंट्स में भाग ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा छात्र जो हैं वो इन्हीं इवेंट्स को पसंद करते हैं। जब भी जो खेल शिक्षक होते हैं बच्चों को सॉर्ट आउट करते हैं, बच्चों का चयन करते हैं कौन कौन इन स्पर्धाओं में भाग लेगा, तो बहुत सारे बच्चे निकल कर आ जाते हैं एकदम कि हम भी भाग लेंगे, हम भी भाग लेंगे। तो टीचर के लिए भी बड़ी असुविधा होती है कि भाई किस बच्चे के लिए किस में भाग दिलवाएं। और जब ये स्पर्धाएं शुरू हो जाती हैं, जब ये गेम्स शुरू हो जाते हैं, तो स्पर्धाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और टाइम जो खेल शिक्षक होते हैं, क्रीड़ा शिक्षक होते हैं, उनके पास समय बहुत कम होता है कि इतने सारे बच्चों को वो एकदम छांट पाएं। तो इस चार्ट को देखकर बहुत सारे बच्चे अपने आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस इवेंट्स में भाग ले सकते हैं, किस इवेंट्स में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।